आज हम यहाँ एक कलाकार को याद करने के लिए जमा हुए हैं। पीयूष पांडे उनका नाम था। पिछले साल वो हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन आज एक और महान कलाकार हमारे बीच से उठ गया है। इससे पहले कि हम पीयूष को याद करें, हमें उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को भी एक सलाम इस मंच से जरूर करना चाहिए। वो एक महान कलाकार तबला वादक ही नहीं थे, वो एक महान इंसान भी थे। नफरतों फसादों के इस दौर में इंसानियत और मोहब्बत का प्रतीक थे उस्ताद। अगर आप उनके जीवन में जाएं, उनके बारे में विस्तार से बातें करने के अवसर आएंगे, लेकिन चूँकि आज ही आधिकारिक रूप से उनके दिवंगत होने की घोषणा हुई थी, हमने सोचा कि पीयूष की याद करने से पहले उस्ताद को भी सलाम किया जाए। पीयूष एक ऐसे कलाकार थे जिनका होना कभी पता नहीं चलता था। वो बहुत संकोची स्वभाव से ही नहीं थे। वो एक जैसे नींव के पत्थर की तरह हर जगह रहते थे, जो दिखाई नहीं देते थे। और पिछले एक साल में उनके न रहने पर उनकी इतनी तरह से यादें आती रही कि लगा कि वो जीते जी शायद हमने उनको ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, और आखिर में कुछ अफसोस ही हमारे साथ रह जाते हैं। बार बार पीयूष को याद करते हुए उसके काम को, उसकी लगन को और उसके गैर कलाकार रूप को याद करते हुए बार बार लगता है कि ऐसे इंसान बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे कि वो कलाकार, तो आप में से बहुत से लोग उसको कलाकार के रूप में जानते हैं, बहुत से लोग अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिस पर बहुत भरोसा किया जा सकता था। किसी भी संकट के समय कहीं भी वो खड़ा हो जाता था। मुझे याद है कि कोविड के चरम दौर में मेरी माताजी का निधन हुआ, तो हमने सबको फ़ोन पर सूचना दी, लेकिन कहा कि आप आइए नहीं क्योंकि समय खराब है। पीयूष को भी बताया नहीं। वो बाद में बहुत नाराज हुआ और उसने नाम गिनाए 8-10 एक अपने परिचितों के, जो अस्पताल में या घर में कोविड के कारण जिनकी जान चली गई थी, जिनके घर वाले नहीं थे, जिनके अंत्येष्ट करने वाला कोई नहीं था। और पीयूष दौड़ दौड़ कर वो कहा, मैं कितनों को शमशान पहुंचाया नवीन, अब तुमने बताया नहीं, बताओ। तो और मैं इसीलिए मैं बचा रहा भी कहता था। खैर, तो आज हम पीयूष को याद करेंगे। पीयूष के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ उनके साथ ही बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम 3 हिस्सों में है मुख्यतः। पहले 40-50 मिनट का हमारा इरादा है कि हम पीयूष की कुछ यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ उसके व्यक्तिगत साथी, पारिवारिक साथी, कुछ थिएटर के और उसको जानने वाले लोग 5-5, 10-10 मिनट पर अपनी बात करेंगे। बीच बीच में मैं उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूँगा। वैसे एक पर्चा हमने बनाया है, उसमें उसके बारे में मोटी मोटी जानकारियाँ दी हुई हैं। पीयूष का परिवार एक संगीत प्रधान परिवार था। पीयूष के पिता को, जो पुराने लोग हैं वो पिता के नाम से जानते हैं, पीताम्बर पांडे। नौकुचिया ताल के पास सिलोटी गांव से वो कभी यहाँ आए थे। संगीत उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, जुनून था। और ये कई बार हम लोग आज आश्चर्य करते हैं, अपने संगीत के जुनून के पीछे पीताम्बर पांडे जी ने अपने परिवार की जितनी उपेक्षा हो सकती थी उतनी की। ये कहना बहुत अजीब सा लगता है, उन्होंने अपनी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पीयूष की भी बहुत कम शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा थी। कुछ उसके भाई तो बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए। पिता दिन रात संगीत के, अगर उनके पीयूष के बक्से में कुछ ऐसे कागज मिलते हैं कि मैरिज कॉलेज था तब, भातखंडे पूर्णिमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, 1930-35 के दौर में उन्होंने वहाँ से विशारद किया। उसके बाद सचिवालय के 10 अधिकारियों के पत्र उनके
पेटी में रखे हैं, आईसीएस अफसर थे जिनके पत्नी को, जिनकी बेटी को, जिनके बेटे को पीताम्बर पांडे संगीत शिक्षा किया करते थे, ट्यूशन संगीत का लिया करते थे, सर्टिफिकेट है उनके उसमें। पीताम्बर पांडे हॉकी का शौकीन थे बहुत, हॉकी के अंपायर होने की परीक्षा उन्होंने पास की थी और हारमोनियम और तबले के उस्ताद थे। और कुआं परिषद की जो रामलीला थी मुरली नगर वाली, उसके तो वो संगीत उस्ताद ही कहलाते थे। और इसीलिए संगीत का उनका जुनून जो है पूरे परिवार को मिला, वो स्कूल पढ़े हो या डिग्री में पाई हो, लेकिन संगीत पाया। उनका कोई भाई कोई बहन ऐसे नहीं थे जो शुद्ध रूप से बिना किसी प्रशिक्षण के बेहतरीन गायक थे और हैं अभी भी। पीयूष भी ऐसे ही था, उसने कोई शिक्षा नहीं पाई संगीत की। जिन लोगों ने उसको 70 के दशक में राम की भूमिका के रूप में देखा है, वो आज भी उसे उसी रूप में याद करते हैं। उसने सारी भूमिकाएं की, शत्रुघ्न से लेकर के रावण को छोड़, रावण की भूमिका नहीं की, अंगद तक की भूमिका उसने की और वैसा अभिनय फिर कोई रामलीला में नहीं कर पाया। ये उसके कुछ पक्ष हैं। तो पीयूष के जो पुराने साथी रहे हैं, जो रामलीलाओं में भी रहे हैं, बाहर भी रहे हैं, उनके साथ दौरे भी किए हैं। इस समय वो उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष भी हैं, हरीश चंद्र पंत जी। मैं पहले उनको बुलाता हूँ कि पीयूष की कुछ पुरानी उन यादों को साझा करेंगे। हमारे पास समय की सीमा है 5 से 10 मिनट में अपनी बात को कहेंगे पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अनुज नवीन। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ लोग पीयूष के बारे में इस मंच से बताएंगे और उसके बाद कहीं बीच में मेरा नंबर आएगा, लेकिन नवीन ने सर्वप्रथम मेरा ही तब्बा लगा दिया कि मैं ही प्रारंभ करूं, और उसका सोचना भी मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि संभवतः पीयूष के साथ मेरा जो संबंध रहा है वो बचपने से, और अभी मेरी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस बचपने से कुछ बातें यहाँ पर रखूं अथवा उस अंतिम दिन को 16 दिसंबर 23 की वो शाम 8:30 बजे जब हम वहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट में थे, नवीन मेरे साथ था, ब्लड का इंतजाम किया जा रहा था। बड़ी मुश्किलों से नवीन के अथक प्रयासों से 2 यूनिट ब्लड का इंतजाम हुआ। तो नवीन ने कहा कि यह ब्लड का इंतजाम तो हो गया है, और चढ़वा के हम संभवतः कुछ आशाएं बनी, और काफी देर हो गई थी। नवीन ने कहा कि हरबा तू जा, कल सवेरे आ जाना। इतनी बात के बाद मैं चला गया था वहां से, और थोड़ी देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद नवीन का फोन आया कि ब्लड चढ़ गया है, संभवतः कुछ प्रगति होगी। लेकिन साथ में उसका साथ निभाने के लिए मधु हमारा बाबा पीछे बैठा हुआ है। मैं साधुवाद देता हूँ ऐसी शख्सियत को जिसने अंतिम समय तक इसका नाम साथ दिया है, और उस दिन भी ब्लड का इंतजाम करने के लिए मधु कहाँ कहाँ दौड़ा है, कहीं टेम्पो में बैठ के, कहीं साइकिल में बैठ के इंतजाम करके लेके आया, और जितना हो सकता था रात में वो पीयूष की सेवा करता रहा, और सुबह प्रातः पीयूष हमारा साथ छोड़ के एक था पीयूष बन के वो चला गया। और उसी समय जो है नवीन का मेरे पास फोन आया कि हरदा कहानी खत्म हो गई। तो निशब्द, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि आशा यही थी कि संभवतः यह भी हमारा कम से कम
4-5 साल और हमारा साथ देगा, क्योंकि बीमारी एक ऐसी लगी हुई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन हम सोच रहे थे कि जिस किस्म का जीवन किस्म का इंसान वो था कि वो संभवतः कुछ समय हमको और देगा, और हमारी यारी दोस्ती और हमारा साथ निभाएगा। लेकिन विधि का विधान ऐसा ही था। अब जहां तक बात होती है बचपने की, मैं तो शुरू से ही, जब एक अभी उसने एक बात बताई कि एक सब नवीन ने यहाँ से जो है गाड़ी का इंतजाम करके एक भाई को बुलाया, क्योंकि ये भाई यहाँ से कोई जाने लायक नहीं थे, बहन जाने लायक नहीं थी, तो किसी तरह से 5 तारीख को उनका जो है नवीसारा में उसका हम इस गार्ड वगैरह इस्तेमाल किया गया। और आज के दिन जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नवीन को कि उसने आज ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। मैं आप सभी लोगों को, जिनका भी साथ पीयूष को के साथ रहा है, वो मनी मन और खड़े होकर वहाँ पर अभी श्रद्धांजलि का भी थोड़ा सा पुष्पांजलि का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। आप पुष्पांजलि देके ऐसी आत्मा को शांति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा न बोल के अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरदा। पीयूष की याद करते हुए भावुक हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि सिर्फ भावनाओं में न बहें। अब साल भर हो गया, हम आज पीयूष के कुछ कंट्रीब्यूशन को अगर रेखांकित कर पाएंगे और तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा फिर एक अगला एक छोटा सा नाटक का भी कार्यक्रम है। पीयूष को श्रद्धांजलि देने का ये जो आयोजन है, इसमें उसकी बड़ी बहन मंजुला पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ कार्यक्रम किया जाए, जैसा कि अब कोई संस्थाएं रही नहीं हमारे पास। हम एक दौर में संस्था चलाते थे, संसाधनों का टोटा था, कुछ आपस में सहयोग से करने की बात आई तो मंजुला ने कहा कि नहीं, मैं सहयोग करूंगी, आप कार्यक्रम करो। तो मंजुला का इसमें बड़ा योगदान है। वो यहाँ नहीं आ सकती, हालात का वर्णन हरदा ने किया। ये जीवन के संघर्ष हैं, इन संघर्षों को बहुत गा के कहना कुछ नहीं होना है कि जो संसार में है उसको जिन हालात में जीना है वो जिएगा। जो बहुत सारी कच्ची गृहस्थियाँ छोड़कर लोग जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है, उनकी भी जिंदगी चलेगी। पीयूष रामलीलाएं हमारे देश में एक ऐसा माध्यम पूरे देश में जिसने बहुत कलाकार पैदा किए। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, रंगमंच के अभिनेता, कलाकार रामलीलाओं से निकले। पीयूष और उनका परिवार भी रामलीलाओं से निकला था। पीयूष के बहुत सारे पक्ष हैं, क्योंकि बोलने में ही बहुत वक्त न जाए हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले अब शशांक बहुगुणा जी को बुलाना चाहता हूँ। उनका पीयूष के जीवन में बहुत योगदान है, साथ भी है उन दोनों का। बहुगुणा जी को जाना भी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए मैं उनको पहले बोलने के लिए बुलाते हैं। पीयूष ने शशांक जी के साथ रहते रंगमंच की एक नई भाषा सीखी थी। बहुगुणा जी, आप वहीं मूर्ति पर पुष्पांजलि करते हुए आ गई हैं। तो पीयूष का जो एक अभिनेता के रूप में, रंग निर्देशक के रूप में जो व्यक्तित्व निखरा, उसमें शशांक जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि शशांक जी विजय सोनी जब आए थे, उनके साथ काम हो रहे थे, और मनोशारीरिक रंगमंच के रूप में जो नाटक यहाँ खेले गए, उसमें शशांक जी का वो है। तो शशांक लकीर के मेरे साथियों मेरा और मैं पीयूष के सहकर्मी रहे लगभग 45-50 साल। उसके बारे में, कर्तृत्व के बारे में कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये फोल्डर जो वितरित हुआ है इसमें बड़े ही सशक्त रूप से उसके व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि 50 साल पहले लगभग पीयूष का मिलना एक घटना थी।
उसका फिर लगातार 50 साल तक साथ रहना और काम करना एक घटना थी, और वो सामान्य घटना नहीं थी। उस घटना से कई विचार प्रस्फुटित हुए। उन विचारों के हिसाब से जीने की हम सब ने मिलकर कोशिश की। अब विचारों का क्या है? विचारों के लिए श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, उसे जिया जाता है। और पीयूष विचार के रूप में हमारे साथ है। इसके आगे शशांक जी अपनी गहन उपस्थिति वाली अनुपस्थिति के लिए उसमें जाने जाते हैं। हमेशा ही रंगमंच में भी पर्दे के पीछे रहे हैं और कलाकारों के पीछे, और बोलने में हमेशा ही संकोच करते रहे हैं। आज तो स्वास्थ्य की साथ नहीं है। आपका धन्यवाद। पीयूष जब रामलीलाओं से शुरू कर रहे थे तो उनके अभिनय की एक धाक थी। जब वो कोई पंचवटी प्रसंग में हो या लक्ष्मण की शक्ति से युद्ध के मैदान में विलाप हो तो पूरा मंडप तोड़ता था मुरली नगर की सभा। ये दृश्य देखकर जो भी आता था वो उस रामलीला को अपने यहाँ कराना चाहता था। हरदा ने बताया कि पीलीभीत जाते थे। प्रतिवर्ष रामलीला होने के तत्काल बाद बाराबंकी में देवा मेला शुरू होता था और पीयूष के अभिनय वाले प्रसंग देवा मेला में अनिवार्य रूप से होते थे। रामलीलाओं के बाद वो देवा मेला उसकी आवाज़ में, उसके संप्रेषण में, उसके भाव भंगिमाओं में एक ऐसे स्वाभाविक अभिनेता की झलक थी कि जो दुर्लभ होती है अभिनेताओं में, जिसे थपलियाल जी अक्सर कहा करते थे कायांतरण। खैर, मैं इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल रस्तोगी को बुलाऊं उससे पहले देवेंद्रराज अंकुर जी का एक संदेश सुनाना चाहता हूँ। अंकुर जी के बारे में बोलना तो क्या है, सब परिचित हैं। अंकुर जी ने पीयूष के साथ बहुत काम किया। जब उन्हें सूचना मिली कि हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, यार उन्होंने कहा नवीन मैं आना चाहता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक शो लगा हुआ है दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ, मैं छोड़ के नहीं आ सकता। उन्होंने एक संदेश रिकॉर्ड किया है, मैं उसे सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसमें आवाज़ खड़खड़ाएगी तो मैं पढ़ दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप पीयूष पांडे को लेकर उसकी स्मृति में एक आयोजन कर रहे हैं। आपने उनकी आवाज़ सुन ली, बाकी मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये पीयूष पांडे के साथ मेरा बहुत लंबा संबंध रहा है। 1976 से लेकर जब तक वे जीवित थे तब तक। 1976 में उसने पहली बार मेरे साथ उषा प्रेमवदा की वापसी में शुरुआत किया था। उसके बाद कफन, उसके बाद उसकी अपनी संस्था आंखर में मैंने उसके साथ 3 कहानियाँ शेखर जोशी की। वास्तव में 4 की थी, अंकुर ने 3 लिखी। 3 कहानियाँ हमने शेखर जोशी की, जिसमें आखिरी कहानी कोसी का घटवार में पीयूष पांडे मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा भी वे लगातार मेरे साथ रहे और जितनी भी प्रस्तुतियां हमने लक्रीस के साथ की, चाहे वो सामना क्रमशः 3 हो, चाहे लौटना तीसरी बार हो, न जाने कितना साथ रहा हमारा। और इतना सहज आदमी, निस्वार्थ आदमी बहुत कम मिलते हैं। पीयूष पांडे हम सबका सहयोगी अभिनेता था और अभिनेता से ज़्यादा बाद में वो एक बहुत अच्छा दोस्त हो गया। मैं जब लखनऊ जाता था वो लगातार मेरे साथ रहता था। मेरी स्मृतियों में वो हमेशा उतना ही जीवंत रहेगा जितना कि वो जीवित रहते था। उसकी स्मृति में इतने बड़े आयोजन के लिए नवीन जोशी को और ललित सिंह पोखरिया को और बाकी जिन लोगों का भी इसमें सहयोग है, उन लोगों का बहुत बहुत आभार। अंकुर जी ने बाद में मुझे फ़ोन करके आर्थिक सहयोग की भी इस कार्यक्रम के लिए पेशकश की थी, लेकिन मैंने कहा था हो गया है, आपका आभार। असल में जो भी लोग पीयूष के साथ इस तरह थिएटर में थे, उनका उसके साथ, और वो कभी एक आरोपित अभिनेता नहीं था।
और वो कभी शो नहीं करता था, कभी दिखाता नहीं था कि वो अभिनेता। आप उसके साथ बैठे रहते हुए जान नहीं सकते थे कि एक बहुत अच्छा अभिनेता है, बहुत अच्छा आयोजक है, बहुत अच्छा निर्देशक है। और वो बिल्कुल भूखा प्यासा, एक साइकिल होती थी उसके पास, एक उसका साथी गुटका होता था जिसने संभवतः उसकी जान ली, क्योंकि गुटका वो जब अस्पताल में भर्ती था कैंसर के इलाज के लिए, तब भी गुटका खाना उसने नहीं छोड़ा था। डॉक्टर उसके मुंह खुलवा के देखते थे। तो क्या वो उसके साथी में एक साइकिल, उससे पहले गुटके से पहले वो मैनपुरी खाया करता था। तो ये लेकिन वो उसको कभी छोड़ नहीं पाया, ये भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो इन मिनिमम न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ चलता था। उसकी साइकिल, हम लोग जो आंखर संस्था चलाते थे उसकी साइकिल प्रसिद्ध थी। अगर साइकिल चल रही है तो संस्था चल रही है। मैं पीयूष के थोड़ा सा पारिवारिक संदर्भ में ले जाना चाहता हूँ और व्यक्तिगत। हमारे साथ भाषा पंत हैं, मैं आपको आवाज़ देता हूँ। भाषा दी, आप आए। भाषा एक बहुत अच्छी गायिका हैं और बहुत शुरू से इनका पूरा परिवार भी संगीत और अभिनय प्रधान रहा है। कुमाऊं पर से टूटकर जब महानगर रामलीला समिति बनी 60 के दशक में, तो उस साल रामलीला करने को लेकर विवाद हुआ महानगर में, कोई अभिनेता नहीं मिले। तो भाषा पंत और इनके साथ 3 लड़कियों ने उस वक्त राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भूमिका की थी। वो पहली बार लड़कियों ने लड़कों का रोल उस रामलीला में किया था। उनमें से एक भाषा दी है भाई, भाषा दिया। मेरे पीयूष दा की याद आते ही एक सहज, सरल, सौम्य, गंभीर और अत्यंत विनम्र छवि आंखों के आगे आती है। पीयूष दा से हमारे पारिवारिक संबंध थे। जैसा कि नविंदा ने बताया कि मेरे पिता भी महानगर रामलीला में निर्देशक थे, संगीत निर्देशक थे। और उन्होंने पीयूष दा के पिताजी पीताम्बर जी से बहुत सीखा था। और वो भी अभिनय किया करते थे मुरली नगर की रामलीला में, केवट और अंगद आदि का। तब हम बहुत छोटे थे, तो हमने ये सुना था कि मुरली नगर की रामलीला बहुत अच्छी होती है। मेरी स्मृति में नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तो हम मुरली नगर छोड़ करके महानगर सचिवालय कॉलोनी में आ गए थे। लेकिन हम मुरली नगर की रामलीला देखने उसके बाद जाया करते थे कभी कभी। और महानगर की रामलीला मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र जोशी जी ने, उनके निर्देशन में प्रारंभ हुई। संगीत और अभिनय की शिक्षा वो दिया करते थे। पीयूष दा के बारे में मैंने देखा तो कम, जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत छोटी थी। मेरे पिता बताया करते थे वो चाहे राम का अभिनय हो, राम का अभिनय तो बाद में, और भी छोटे छोटे कई पात्रों का अभिनय करते हुए राम का अभिनय और उसके बाद अंगद का अभिनय तक वो इतनी जीवंतता से करते थे कि वो मंच पर पात्र को साकार कर देते थे, जीवंत कर देते थे। ऐसा मैंने अपने पिताजी से सुना। पीयूष दा एक समर्पित रंगकर्मी थे और मुझे बहुत स्नेह करते थे। जहाँ भी मिलते थे बहुत ही प्यार से बात करते थे और पूछते थे कि मैं बहुत सक्रिय क्यों नहीं हूँ। मैं एक विद्यालय में पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा सक्रिय सहयोग नहीं होता था। लेकिन रामलीला में मैंने पीयूष दा, मुरली नगर की रामलीला जो कुमाऊं परिषद की रामलीला थी, वहाँ से ही बहुत सी चीज़ें सीख ली थी। बहुत सी धुनें, संगीत के तमाम जो भी गीत होते थे वो सब मुझे कंठस्थ हो गए थे। और यही कारण था कि मेरे पिताश्री ने मुझे लक्ष्मण का रोल दिया। अहिल्या आदि, गौरी आदि के छोटे पात्रों से होते हुए मेरा प्रमोशन लक्ष्मण तक हो गया था। और लक्ष्मण का रोल मैंने 3 साल किया, जिसमें कि मुझे बहुत कहना चाहिए सराहना मिली और रंगमंच के प्रति मेरा बहुत प्रेम और समृद्ध हुआ। तो उसमें मैं पीयूष दा की एक भागीदारी मानती हूँ। और पीयूष दा वो तो जैसे जन्मे ही कला के लिए थे, संस्कृति के लिए ही जन्मे थे। ये कह सकते हैं कि यही उनका ओढ़ना बिछौना था। पीयूष दा की जब महानगर की रामलीला जब मेरे पिता के उसमें जो प्रारंभ हुई थी, उसके बाद धन्यवाद भाषा दी।
रामलीलाओं का पीयूष और रामलीलाओं का जो क्या कहते हैं, एक दूसरे के पर्याय से हो गए थे एक दौर में पीयूष, और बाद के दिनों में, हाल के वर्षों में, कई साल से वो महानगर रामलीला समिति की जो रामलीला होती है उसका निर्देशन, संगीत निर्देशन करते थे। और उन्होंने कई पात्रों को, आज यहाँ शायद वो बच्चे नहीं आ पाए हैं, कुछ ऐसे बच्चों ने जिन्होंने कभी रामलीला में गायन नहीं किया था, उनके अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा थी, लेकिन उनको पीयूष ने रामलीला के पात्रों में ऐसा मांझा कि पीयूष की बीमारी सुनकर वो लोग बिलख बिलख कर रोते थे। और कैंसर का पता लग गया था, तब भी उस साल की नवरात्र में पीयूष टेम्पो से महानगर जाकर उन बच्चों के रिहर्सल कराया करते थे। बल्कि शशांक जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि नवीन, इतनी व्यवस्था कराओ कि कम से कम वो गाड़ी चला जाए, धुएं से, पॉल्यूशन से उसका कैंसर और बढ़ेगा। लेकिन वो उसकी चिंता किए बगैर लगभग नियमित, जिस दिन ज़्यादा तकलीफ हो जाती थी उस दिन नहीं जाता था, लेकिन आए दिन वो टेम्पो से, या बाद में शायद कुछ लोग मित्रों ने गाड़ी की व्यवस्था की, रिहर्सल कराने जाया करता था। वो बच्चे, उन बच्चों की प्रतिभा के रूप में पीयूष जीवित रहेंगे। पीयूष का जो रंगमंच में एक लंबा साथ रहा है, बहुत लंबा साथ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हैं, दर्पण के और हमारे सुपरिचित शहर के अभिनेता, निर्देशक। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि पीयूष के साथ अपनी जो रंगमंची अनुभव और स्मृतियाँ और पीयूष को की भूमिका को किस रूप में रेखांकित करना चाहते हैं, वो माल्या पुष्पांजलि करते हुए मंच पर आएंगे। दर्पण लखनऊ शहर की जानी मानी संस्था रही है और यहाँ पर रंगमंच का संस्कार विकसित करने में दर्पण का बड़ा योगदान रहा है। रस्तोगी जी खुद तो एक मजे हुए अभिनेता हैं ही, आप उन्हें रंगमंच से लेकर फिल्मों तक देखते हैं, लेकिन उनकी भूमिका नए लोगों को थिएटर से जोड़ने में रही है। पीयूष को भी इसी तरह उन्होंने दर्पण से जोड़ा और मांझा था डॉक्टर रस्तोगी। पीयूष का मेरा लगभग 40 वर्ष तक साथ रहा। उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, अभी हरीश जी ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातचीत से मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि जो टास्क उनको दिया जाता था, हमारा उनका थिएटर से संबंध रहा बहुत। अनफॉर्चुनेटली उनके कैंसर के बारे में भी मुझे बहुत लेट पता लगा, और जैसे अभी नवीन ब्लड की बात कर रहे थे, शायद मेरे ख्याल में उन्होंने हमें भी कांटेक्ट किया था, मैंने उसको कहा भी था कि हमारे यहाँ हमारा हरिओम सेवा केंद्र से तुम जितना ब्लड ले सकते हो। बहुत ही अनटाइमली डेथ हुई हमारे यहाँ। हमारे थपलियाल जी उस समय हमें छोड़ के चले गए थे, और थपलियाल जी के जाने के बाद मैंने सोचा था कि निर्देशन का भार हमारी संस्था में पीयूष उठाएंगे। उन्होंने उठाया भी। उन्होंने थपलियाल जी की स्कूल में जो फेस्टिवल हुआ था उसमें कौन गांधार नाटक किया गया। पीयूष के मैंने लकड़ी से जो नाटक होते थे, मनोशारीरिक रंगमंच के, वो मैंने देखे थे। लेकिन दर्पण में हमें शशांक ने 2 हीरो को मैं कहूँगा दिया था। मैंने शशांक से कहा था मुझे कुछ अच्छे कलाकार दो, तो उन्होंने मुझे मनोज जोशी और पीयूष पांडे, ये 2 उनके दिए हुए कलाकार थे, और दोनों ही वाकई बिल्कुल हीरा थे। फिर ऐसा साथ हमारा पीयूष का रहा कि वो बिल्कुल हमारे दर्पण के पूरे तरीके से उसमें रच बस गए। पीयूष की सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो थी डिसिप्लिन। चाहे एक्टिंग में हो, चाहे टाइम की पंक्चुअलिटी हो, हमारा उनका साथ। थपलियाल जी की वजह से जो रेडियो के मंच प्लेज होते थे, मंच पे नाटक होते थे, बिना पीयूष के मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नाटक हमने रेडियो का या टेलीविजन का किया। हर एक को हिस्सेदार होते थे। मंच पे ऑफ कोर्स
हरिश्चंद्र की लड़ाई तो बहुत ही फेमस नाटक था, जिसमें उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई। बाद में जब देवेश राकेश चले गए थे तो जो रंगद्वय था उसकी भूमिका करते थे, सूकर की भूमिका करते थे, उसमें विश्वामित्र की भूमिका करते थे, टीचर की भूमिका करते थे। और उनकी भूमिका की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आप आज उनका नाटक देखें, 10 दिन के बाद उनका नाटक देखें, साल भर के बाद उनका नाटक देखें, उनकी एक्टिंग में 1% भी आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। इतना ज़्यादा कमिटेड वो रहते थे, इतना रच बस जाते थे अपने उसमें, अपने रोल में। अभी मैंने देखा पीयूष को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। मैं चाहता था कि उनको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार मिले, लेकिन उन्होंने कभी मुझे एप्लीकेशन या फॉर्म भर के नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि बोले ठीक है सब दे देंगे आपको कभी, बट ही नेवर केयर्ड फॉर इट। बहुत कम लोग होते हैं, सबको लालसा होती कि मुझे अवार्ड्स मिले और मेरा रिकग्निशन हो, लेकिन पीयूष ने कभी उस बारे में मेरी बल्कि उनसे शिकायत भी रही। मैंने कहा भी, मैंने तब रियाज जी से भी एक बार कहा कि भाई पीयूष से कहिए एक बार फॉर्म तो भरते कम से कम। हम इतने से बहुत से जूनियर आर्टिस्ट को हम लोग, मैं पूर्णिमा जी बैठी, पूर्णिमा जी के समय में कई बार कमेटी का मेंबर भी रहा, लेकिन वो कुछ संभव नहीं हो पाया उस तरीके से। हम लोग रिहर्सल करते थे कुमाऊं परिषद में, जो कि बहुत सहज हमको पढ़ते थे। हम लोग अदरवाइज 4 बाग में रिहर्सल करते थे, वो हमें पीयूष की वजह से उपलब्ध थी। और ये मुझे बाद में पता लगा कि पीयूष कितनी मुश्किल से उसके मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों की जो वकील का खर्च होता था अपनी जेब से खर्च कर करके वो जगह हम लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। ये बहुत बाद में हुआ कि वो जगह फिर अल्टीमेटली हम लोगों के हाथ से चली गई, लेकिन मुझे याद है कई साल हमने वहाँ पर रिहर्सल किया। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में मालूम हुई कि उसके तो कई मुकदमे चल रहे हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सारा पैसा जो है वो पीयूष अपनी जेब से खर्च करते थे। हम लोग जो टूर्स पे जाते थे उसमें उनका साथ रहा। हमने गढ़वाली नाटक किया था प्रहलाद, उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। पीयूष के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत पूरे दिन भर बोला जा सकता है। जो उनका कमिटमेंट था, जो हमने देखा, जो बहुत कम आर्टिस्टों में होता। और इस बात मैंने शशांक से भी मैंने 2-3 बार मेंशन किया कि भाई तुमने तो हमें 2 ऐसे अनमोल हीरे दिए हैं जो कि हमारे दर्पण के बिल्कुल स्तंभ हो गए हैं। आज हम बहुत कमी महसूस करते हैं, थलियाल जी नहीं हैं, पीयूष नहीं हैं, और एक डायरेक्टर की कमी हम दर्पण इतना ज़्यादा महसूस करता है कि हम आगे दर्पण को कैसे चलाएंगे हमें सोचना पड़ रहा है। अधिक न बोल करके मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो आज की हमारी जनरेशन है वो पीयूष जैसे लोगों से नसीहत ले कि कमिटमेंट, जो कह दिया सो कह दिया, डिसिप्लिन। आज लड़के डिसिप्लिन के मामले में बहुत अक्सर पीछे रहते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, 2-4 रिहर्सल कर लिए तो मुझे डायलॉग याद हो गया, मंच पे खड़े होकर के कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पीयूष का रोल आप आज देखिए और आप 10 दिन के बाद देखिए, आपको कोई उसमें जो उनकी उंगली अगर यहाँ पर इस डायलॉग पे उठी है, उसी डायलॉग पे आपको उनकी उंगली मिलेगी। हम सब एक्टिंग करते हैं, कुछ ना कुछ डे टू डे चेंजेस आते हैं, लेकिन पीयूष के मामले में मैंने देखा एक ही जो उन्होंने बात पकड़ ली, जो कर दिया, डायरेक्टर से अप्रूवल हो गया, वही आखिर तक वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उनकी कमी बहुत ज़्यादा हमें बहुत खलती है और इसको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। मैं नवीन को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन रखा जिसमें हम लोग अपने योगदान के लिए प्रकट करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब जिस कुआं परिषद के भवन और मुकदमे की चर्चा कर रहे थे वो पीयूष के व्यक्तित्व का एक और अनजाना पक्ष है। कर ली वहाँ तो इस तरह वो संस्था चले। पीयूष की एक पक्ष ये है कि रामलीला की बात तो हो ही रही है। जिस कुआं परिषद की रामलीला की हम बात कर रहे हैं 69 में शायद उन्होंने उस संस्था ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर किया था। कुआओं की एक बड़ी प्रेम कथा है राजूलाल बालूशाही नृत्य नाटिका कुआं परिषद ने की थी जो रामलीला से इतर एक बड़ा प्रोग्राम था। पूर्णिमा पांडे जी जो आज यहाँ बैठी हैं तब पूर्णिमा जोशी होती थी और उन्होंने नृत्य उस बालूशाही के टीम को नृत्य निर्देशन कराया। तब भारतखंड में शायद टीचर हो गई थी या पढ़ती ही थी तो इन्होंने उसको आज मैं पिछले कई वर्षों से मैं उस बालूशाही की टीम को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विकासनगर में एक सविता जोशी जी मिली हैं जो जिन्होंने बालूशाही का रोल उसमें किया था। उनके घर से मुझे कुछ फोटो भी मिले हैं, उस पर कभी कुछ लिखा जाएगा। फिलहाल तो उस दौर में राम की भूमिका जब पीयूष करते थे तो पूर्णिमा जी ने कुआं परिषद के लिए बालूशाही नृत्य नाटिका का निर्देशन किया था और उनका पीयूष के साथ बहुत पुराना और काफ़ी रचनात्मक संबंध रहा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पीयूष के बारे में अपने उद्गार अपने संस्मरण व्यक्त करें। आप उधर से पीयूष के चित्र पर पुष्प चढ़ाते हुए आ सकते हैं। आज हम सबके प्रिय पीयूष जी को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी हों पीयूष प्रसन्न और सुखी हों। मेरा उनसे बहुत लंबे समय का नाता रहा है। हालांकि बीच बीच में ये नाता ऐसा दूरियां हो जाती थी फिर नज़दीकियां हो जाती थी, लेकिन आज मैं लगभग 50-55 वर्ष पूर्व की बातें याद कर रही हूँ। कितना सुनहरा समय था जो हमारे साथ बीता। मेरा पदार्पण ही थिएटर के जगत में पीयूष के साथ हुआ और पहला मौका था उसके साथ ड्रामा करने का, नाटक करने का पुंतुरी में। उसके अलावा रेडियो में तब नित्य ही कोई ना कोई नाटक हुआ करते थे उत्तरायण में, वहाँ भी हमारा साथ बहुत रहता था और काफ़ी कुछ जो भी मैं कहना चाहूँगी उसके बारे में वो सब कहा जा चुका है। इतना विनम्र, इतना कर्मठ और डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं हम, डिसिप्लिन व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। उसके साथ में उसकी बहन भी थी पीयूष की, मंजुला पांडे। दोनों भाई बहन लगे रहते थे। जब हम कुछ भी प्रोडक्शन करते थे, जैसे बालूशाही की बात करी, मंजुला पूरे टाइम रहती थी और पूरा संगीत देखती थी। मंजुला है, भाषा भी हुआ करती थी, हम लोगों के साथ भाषा भी बोल के गए हैं। तो जितना भी कहा जाए उसकी प्रशंसा में वो कम होगा। पुंतुरी में हम लोग जब मंच पर होते थे, कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती थी मुझसे भी, पीयूष से भी, तो हम लोग हंसी मजाक में उसको पाट के और फिर ऊपर से हंसते थे। वहाँ पर उसको ऐसे कर देते थे कि पब्लिक को पता ना चले, पर अपना काम हो जाता था। तो हंसी मजाक भी एक पार्ट होता था हमारे जब उस
काम के समय में। आज बहुत बहुत आभार और बधाई दूंगी नवीन जी को, ललित जी को, जिन्होंने इस बारे में सोचा कि पीयूष को श्रद्धांजलि दें, क्योंकि जिस तरह से अभी आप लोगों ने सुना कि कभी भी उन्होंने कोई आकांक्षा नहीं करी कि मुझे ये अवार्ड मिल जाए या कुछ धन मिल जाए कहीं से, जो आजकल की दौड़ लगी हुई है इस क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच बीच में हम लोग काफ़ी समय, वो भी व्यस्त था और मैं भी व्यस्त थी, तो बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब रामलीला होती थी वो अपनी रामलीला में जो निर्देशन करते थे उसके हर सीन का, हर एपिसोड का मुझे वीडियो बना के भेजते थे और बताते थे कि ये आजकल ये रिहर्सल हो रहा है, ये किया, आज वो किया। और कभी कभी मैं फ़ोन से बता देती थी कि ये बहुत अच्छा हुआ, तो बहुत खुश होता था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जहन में रह जाती हैं। और इस बार और पिछली बार मैंने बहुत मिस किया ये रामलीला। में देखने नहीं जा पाती थी, लेकिन उसके एपिसोड से सारी रामलीला देख लेती थी। ड्रेस रिहर्सल भी वो भेजता था मुझको, और कोई सम्मान मिले तो वो सम्मान की फ़ोटो मेरे साथ शेयर करता था कि मुझे ये सम्मान मिला। आज बहुत कमी उनकी महसूस होती है। उनके परिवार वालों के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस तरह की बातें हमारी कभी होती नहीं थी। और मैं चाहूँगी कि मुझसे जो भी सहयोग हो सके उनके परिवार के प्रति या उनके नवीन जी से मेरा आग्रह है, तो मैं अवश्य साथ में हूँ। आप सभी यहाँ हैं, इस वक्त शेयर करने को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद पूर्णिमा जी। हमारे गिरदा, गिरीश तिवारी गिरदा को बहुत लोग जानते होंगे यहाँ। तो जब लखनऊ आते थे तो पीयूष के साथ उनका दिन रात का साथ रहता था, और लौटते वक्त हमेशा कहेंगे यार नवीन ये लखनऊ वाले पीयूष का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते। गिरदा को प्रतिभाओं की बहुत पहचान थी। गिरदा और पीयूष दोनों को जानने वाले गोविंद पंत राजू यहाँ पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनसे कहूँगा कि 5 मिनट वो अपनी बात कहें, और उसके बाद फिर एक वक्तव्य और होगा। फिर आप वो एक नाट्य प्रदर्शन देखेंगे, तो 45-50 मिनट का, सिर्फ 5-10 मिनट का। गिरदा और पीयूष की जुगलबंदी होती थी। जब गिरदा आते थे, गिरदा किसी के घर में रुकना पसंद नहीं करते थे, वो धर्मशाला में रुकते थे या कभी प्रेस क्लब में। तो पीयूष के साथ दिन रात बैठकर उनकी रंगमंच की कल्पनाएं होती थी कि वो गिरदा कभी इतनी अव्यावहारिक बातें करते थे कि पीयूष उन्हें समझने के लिए जूझा करते थे। आप ये गोविंद से सुनिए। सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए नवीन जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं सबका आभार, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल पहले पीयूष को खोया था हमने, और आज उन्हें याद करने के लिए लखनऊ के तमाम उनके सहयोगी रहे, और लखनऊ के जो दिग्गज रंगकर्मी हैं जिन्होंने लखनऊ की रंगकर्म को पहचान दी है, वो यहाँ मौजूद हैं। गिरदा की जहाँ तक बात है, गिरदा और पीयूष दोनों लोगों के बीच में एक अद्भुत किस्म का रिश्ता था। वो भाइयों का रिश्ता था, वो उस्ताद और चेले का रिश्ता था, और उसमें ये अंदाज नहीं आता था कि कब कौन उस्ताद है और कब कौन चेला है। गिरदा जितना फक्कड़ था, पीयूष भी उसी तरह का फक्कड़ था। गिरदा जितना खुददार था, पीयूष भी उतना ही खुददार था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों को रंगकर्म और कला की बहुत गहरी समझ थी।
इसलिए उनके बीच में जब बात होती थी और जब गिरदा जब भी यहाँ आता था, कभी प्रेस क्लब में या कहीं ऐसी जगहों पर रुकता था, कभी कभी हम लोगों के साथ भी रुकता था, लेकिन हमारे साथ वो सहज नहीं हो पाता था। लेकिन जब वो जहाँ भी होता था, पीयूष हमेशा वहाँ मौजूद होता था। और जब सारे लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते थे, जब वो दो लोग रह जाते थे, तब उनके बीच की जो बातें हैं और जो कला को लेकर जो उनके जो आपसी संवाद होता था, वो वाकई में अगर कभी उसको रिकॉर्ड किया गया होता तो एक धरोहर की तरह होता। आखिरी दिनों में भी जब गिरदा बीमार था, तब भी वो लखनऊ में ही गिरदा को बहुत अचानक बड़ी समस्या हो गई थी, मेडिकल प्रॉब्लम। उस वक्त भी पीयूष लगातार उनके साथ रहे। और मेरी तो सहयोग से जो पीयूष से पहली मुलाकात थी, वो गिरदा की वजह से ही हुई। गिरदा का यहाँ आकाशवाणी में कोई कार्यक्रम था, मैं गिरदा को लेकर वहाँ गया था और वहाँ पीयूष भी मौजूद थे। हमारा पहला परिचय, पहली मुलाकात वहीं हुई। और पहली मुलाकात में ही ऐसा लगा कि जैसे वो इतना सहज व्यक्ति था कि कोई दीवार बीच में है ही नहीं, कोई कहीं कोई बनावट नहीं। और 8-10 दिन बाद, मैं महानगर में रहता था वायरलेस चौराहे के पास, और 8-10 दिन बाद किसी एक सुबह पीयूष मेरे कमरे में पहुंच गया और कहा कि मैं यहाँ आया था महानगर में कुछ लोगों से मिलने, तो सोचा तुमसे भी मिल लूँ। और उसके बाद ये सिलसिला बहुत समय तक हमारा जारी रहा। यहाँ पर पीयूष के खुददारी की बात आई, एक बहुत छोटी बात है। एक बार पीयूष महानगर आए थे, उसके बाद मेरे पास आए। फिर हम लोग जिज्ञासु जी उन दिनों नए हुसैनगंज को छोड़कर पूर्वांचल नगर आए थे, तो नया उन्होंने घर बनाया था। तो पीयूष ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं। हम लोग वहाँ चले गए। पीयूष के पास कोई साधन तो होता नहीं था, एक साइकिल का जिक्र था, उस दिन शायद वो साइकिल भी नहीं थी। हम लोग वहाँ गए, वहाँ से वापस रिक्शे से हम लोग महानगर तक आए। कमरे में आए, थोड़ी देर बाद ये हुआ कि अब चलना है, पीयूष ने कहा। और अचानक पीयूष के मुंह से निकल गया, यार आज तो वो भी नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा, आज मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं है, मैं लाना भूल गया हूँ। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, चलो आप टेम्पो से जाओ। उन दिनों वो गणेश वाले टेम्पो चला करते थे, उस टेम्पो में चौराहे तक हम आए। चौराहे में उसने कहा नहीं मैं पैदल चला जाऊँ। तो मैंने टेम्पो वाले को 1 रुपया ऐसा कुछ होता था, वो हजरतगंज तक उन्हें जाना था, मैंने उसको पैसा दिया, वो बैठ के चले गए। और 5 या 6 दिन हुए थे, एक दिन फिर सुबह मेरे पास आए, बोले यार वो उस दिन तूने टेम्पो का वो दिया था, ये रख। तो इतनी छोटी बात, लेकिन कितना खुददारी उस आदमी के अंदर थी कि वो न तो पैसे के लिए कभी किसी के आगे हाथ झुकाया और न कहीं समझौता किया। अभी यहाँ पर ये जो प्रसंग आया था कुमाऊं परिषद वाला, उस सिलसिले में वो मेरे पास अपने मुकदमे के सिलसिले में कई बार मेरे पास भी आए, बात करने, सलाह लेने या अपनी व्यथा को रखने। तो तब एक बार उन्होंने कहा कि मतलब छोड़ना तो हम इसको किसी हालत में हमें नहीं है, लेकिन ये लोग इतने बदमाश हैं कि ये मतलब पैसे की पेशकश कर रहे हैं कि मैं कुछ ले लूँ, और क्योंकि मैं ही लड़ रहा हूँ, अगर मैं हट जाऊँगा तो मतलब ये वो करोड़ों की संपत्ति का मामला था, वो तो माने वो हुसैनगंज में आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आर्थिक तौर पर उतना कमज़ोर या हमेशा बिल्कुल मुफलिसी में रहने के बावजूद उसके अंदर प्रलोभन भी उसको डिगा नहीं सकता था। ये पीयूष की खूबी थी। एक इंसान के तौर, एक रंगकर्मी के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर वो जितने बड़े आदमी थे, मुझे लगता है कि एक इंसान के तौर पर वो उससे भी बड़े आदमी थे। और यही बात पीयूष को बाकी तमाम लोगों से अलग बनाती है। और जो यहाँ पर शुरू में कहा गया था, बहुना जी ने कहा कि एक विचार के तौर पर हमें उन्हें जिंदा रखना चाहिए, एक विचार के तौर पर हम उनको जिंदा रख पाएँ, ये मुझे लगता है अगर इस सभागार से हम सब लोग अपने मन में इस बात को लेके आगे जाएं तो शायद इस आयोजन की सफलता इसको कह सकते हैं। आज गिरदा भी हमारे बीच नहीं है, पीयूष भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रंगकर्म के लिए जो कुछ किया, कला के लिए जो कुछ किया,
वो हम सबको समृद्ध करने वाला था, आगे बढ़ाने वाला था, और हम इससे प्रेरित होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद, ये याद दिलाने के लिए कि पीयूष की कुत्तारी का उदाहरण मैं मेरी स्मृति से भी निकल गया था। जिन दिनों कुआं पर सबका मुकदमा चल रहा था, उसका मालिक आज भी उस दुकान पर ताला लगाए बैठा है। उसके पास अपार संपत्ति है लखनऊ में, और चूँकि ये सन 50 से वो ऑफिस कुआं परिषद के पास था, किसी भी रूप में वो मुकदमा हारा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रूप में, लेकिन अंतिम दिनों में क्योंकि पीयूष अकेला लड़ता था तो उसने कई बार बुलाकर प्रलोभन दिए थे, और बहुत आसान था। कोई नहीं था पीयूष के अलावा उस मुकदमे की पैरवी करने वाला। वो चाहे कुछ भी पैसा ले सकता था, लेकिन पीयूष उस तरह का था ही नहीं। खैर, पीयूष जिस इलाके में उसका परिवार आज भी रहता है, फूलबाग और नजरबाग दो मोहल्ले बिल्कुल लगे हुए हैं। एक परिवार नजरबाग में लाल मकान में रहता था और एक परिवार फूलबाग में। इन दोनों के बीच बहुत निकटता रही। तब शायद रामलीलाओं के अलावा रंगमंच या अभिनय ऐसी कोई चीज़ें नहीं लोग जानते थे। तो मैं लता जोशी से चाहूँगा कि इनका परिवार और पीयूष का परिवार, जिनके साथ कोई भी बच्चा कहीं भी जाकर खा लेता था, कहीं भी जाकर सो रहता था। 6-7-8 बच्चे एक परिवार में थे, 6-7-8 बच्चे दूसरे परिवार में थे। कौन किसका बेटा और कहाँ सो रहा है ये पता नहीं होता था। तो उन स्मृतियों को आप आए वहाँ से फूल चढ़ाते हुए आ जाए। कई बार खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन संबंधों के रिश्ते होते हैं। और मैं लता से चाहूँगा कि वो कुछ ऐसी बातें शेयर करें 5 मिनट में, जो उनके बारे में अनजानी रह गई हैं। और ये हमारी इस श्रेणी की अंतिम वक्ता हूँ। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और पीयूष से कई तरह से जुड़े हुए सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, आपका स्वागत है, आभार। और मुझसे पहले बहुत सी बातें हो गई हैं, इतनी सारी बातें रंगमंच और उसके व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों के बारे में अब कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास भी, लेकिन समय कम है। इनके परिवार और हमारे परिवार की ऐसी घनिष्ठता थी, लगता था जैसे हम लोग एक ही परिवार हैं। आना जाना सब कुछ बचपन से लेके बड़े होने तक। और पीयूष को हम लोगों ने मतलब कई उसके व्यक्तित्व के आयामों में उस तरह से देखा है, चाहे वो छत में चढ़ के हमारी पतंगबाजी हो रही हो, या क्रिकेट खेल रहे हों, या वसंत पंचमी के प्रोग्राम होते थे, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे, तो उसमें हम लोग सब भाग लेते थे। खैर, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत कम मैंने अपने जीवन में लोग देखे हैं जो बिल्कुल भरोसे के लायक होते हैं। आँख बंद करके आप भरोसा कीजिए उस पर। और मेरे परिवार के लोगों को, मेरे पिताजी थोड़े से कहना चाहिए स्ट्रिक्ट थे थोड़े उस टाइम पे। जैसे हम लोगों को रंगमंच में जाने के लिए, आकाशवाणी में कार्यक्रम करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी, आज्ञा मांगनी पड़ती थी घर वालों से। तो अगर ये कह दो कि पीयूष के साथ जा रहे हैं तो ठीक है, जाओ। मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेबल मतलब वो इंसान था। और रिहर्सल के दौरान भी मतलब लड़कियां जब हम लोग रिहर्सल में पढ़ती थी, कौन किसके साथ जाएगा, घर तक कौन पहुंचा के आएगा, ये भी उसको मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ हो। कभी हम लोग को अकेले उसने घर नहीं जाने दिया, घर तक हम लोग को पहुंचाने आता था। और नरही से या कहीं और से भी लड़कियां आती थी तो वो तय करता था कि ये जाएगा, घर तक पहुंचा के आएगा। तो इस तरह का मतलब जिम्मेदार बड़े भाई की तरह उसका व्यवहार सबके साथ रहा। दूसरा, जैसे कहना चाहिए डिपेंडेबल, जो मैंने अभी कहा, चाहे हमारे घर का मुकदमा
चाहे हम मतलब वो रेंट कंट्रोल वाला हमारा घर था, हम तो किराए में रहते थे, तो काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों को मुकदमा लड़ना पड़ा, बहुत सारे भाई बहन थे। तो हमें पता भी नहीं था कि ये जो है मेरे भाई के साथ, मंदा के साथ, मनोज जोशी मेरे भाई का नाम है, वो जाता था वहाँ। और जिस दिन आखिरी सुनवाई थी और उस दिन भागा भागा घर आया कचहरी से, और उसने कहा भाई हम लोग मुकदमा हार गए, तुम लोग घबराना नहीं। तो हम लोग सब बिल्कुल, मेरी माँ हाथ पैर छोड़ के बैठ गई, हम लोग सब कहाँ जाते उस समय। तो खैर कहने लगा अपने साथियों को लेके आया, हमको तो पता भी नहीं था कि पीयूष वहाँ गया है कचहरी, और क्या, और भाग के घर आया, और ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे मजदूर लेबरों की तरह से उसने उठा के सामान पड़ोसियों क्या रखा, मैं पड़ोसी, बिल्कुल एक दीवार थी हमारे बीच में, मैं मामा कहते थे उनको, हमारे पूरन मामा जी थे, उनका बेटा आया हुआ है मिंटू। तो मामी आई और कहने लगी ये चाबी लो और कमरे खोलो, फटाफट सामान रखो, मतलब ऐसे लोग थे उस वक्त। और पीयूष ने और सब साथियों ने मिलके हमारा सामान वहाँ रखवाया, घर खाली करवाया, रात के खाने का प्रबंध करवाया, और उसके बाद लगातार हम लोग के लिए मकान ढूंढा उसने, घर ढूंढा, गलियों में इधर उधर सब जगह जाता था कि कहीं किराए पे घर मिल जाए। तो इस तरह का उसका व्यक्तित्व था। और क्या कहें, फिर जब ईजा की, मेरे सास की जब डेथ हुई, वो तो खैर प्रसंग आप लोगों ने सुना ही है। उसके बाद वो आया तो कहने लगा कि तुम लोग का गजब करते हो, मुझे तो बताया भी नहीं तुम लोगों ने मैं आता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोरोना की वजह से कहने लगा रो कितने लोगों को तो मैंने ये सब वहाँ तक पहुँचाया अंतिम संस्कार, और मैं ईजा के उसमें नहीं आता वाला। और फिर उसने किससे बताया फलाने को मैंने किया, वो किया। तो मैं सुनती रही। मैंने कहा पीयूष, तूने इतने साल राम का अभिनय किया है ना, तेरे अंदर राम बैठ गए, और ये राम तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी कुछ नहीं होगा। तो बहुत ज़ोर से हंसा। लेकिन जब बाद में ऐसा हो गया तो मैंने कहा भाई अब तो काल के क्रूर हाथों से राम भी नहीं बचा पाए इसको। तो बहुत कष्ट हुआ हम लोग को इस बात से, बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ ऐसी बात, मतलब कभी कभी वो करते हैं कि राम का अभिनय करते करते इतना सौम्य, इतनी सौम्यता उसके अंदर आ गई थी, उतना ही विनम्र, बिल्कुल राम का मतलब जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, कितने मतलब परोपकारी थे, न्यायप्रिय थे, बिल्कुल मतलब एकदम, बिल्कुल वो एकदम 100% पीयूष के अंदर हम लोग देखते थे। और उतना ही हंसता मुस्कुराता, अंदर से कितना ही मतलब व्यथा हो, कितना ही दुख हो, कितनी परेशानी हो, कभी कहता नहीं था, कभी नहीं कहता था, हर समय मुस्कुराता रहता था। तो ये सब बातें, और रंगमंच से रिलेटेड तो बातें सब हो गई, उसके बारे में सारी हो गई। चलते चलते मुझे साहिर लुधियानवी जी की वो एक नज़्म है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, उसकी 2-3 लाइनें याद आ रही हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझे याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। पता नहीं किस मनोस्थिति में शायर ने ये चीज़ें लिखी, ये लाइनें लिखी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आदमी जब दुनिया से जाए तो इस तरह से याद किया जाए। और पीयूष जैसे लोगों को, इतने प्यारे साथियों को हमेशा अपनी मसरूफियत से समय निकाल के इस तरह से याद करना हमारा फर्ज है। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बता दी कि उसके व्यक्तित्व के एक पक्ष को रेखांकित करने के लिए। इस तरह ये श्रद्धांजलि वक्तव्य का हमारा सिलसिला पूरा होता है। अगले चरण में हमने एक कार्यक्रम रखा था, कगार की आग, हिमांशु जोशी का एक उपन्यास था, 1978 के आसपास वो छपा था। तो हम लोग इन दिनों आखर संस्था बनाकर
कुमाऊनी गढ़वाली नाटक किया करते थे। पीयूष ही आमतौर पर निर्देशन करता था। छोटी छोटी कहानियों का मंचन किया था हमने, शेखर जोशी की कहानियों का मंचन किया, शिवानी की कहानियों का किया, गोविंद वल्लभन जी की कहानियों का नाटक बनाकर किया था। लेकिन एक बड़ा नाटक करने की इच्छा थी। शैलेश मटियानी के उपन्यासों को हम लोग सोच रहे थे नाटक बनाएंगे। तभी साप्ताहिक हिंदुस्तान में कगार की आग छपा, तो हमें लगा कि ये पहाड़ के एक महिला की कहानी है, तो उसका नाटक पीयूष ने कहा है इसको बनाओ। तो हम लोग दिन में थोड़े थोड़े दृश्य लिखते थे, शाम को पीयूष के साथ बैठकर रिहर्सल करते थे। लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त नाटक बना। 1981 में हमने उसका पहला प्रदर्शन किया, 1983 में फिर उसका दूसरा प्रदर्शन किया। यहाँ कई लोग हैं, मंच पर आ जाए। मधु बाबा ने उस नाटक का सेट बनाया था, कगार है आग, इन्होंने देखा होगा। मंच पर आ जाए डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए। इस कबर का लोकार्पण हम चाहेंगे। प्रतुल जोशी मंच पर आ जाए। पूर्णिमा जी, किताब नहीं है, किताब पुस्तक होती तो शायद कई लोग उसको ले सकते थे, लेकिन हाँ ये किताब का कवर है, मंच पर आ जाए। इसको आप मधु और दीदी और आगे लाइट। इस नाटक ये बहुत लंबी कास्ट थी इसकी, कई लोग आज नहीं हैं। इसके मुख्य पृष्ठ पर इसकी जो मुख्य भूमिका जिसने की थी मोहन नाथ गोस्वामी, आज वो हमारे बीच नहीं है। इसके ज्ञान पंत भी हमारे बीच आज, ज्ञान नहीं, जगदीश पांडे हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भूमिका की थी। गोविंद भाकुनी नहीं है, रंजन मिश्र नहीं है। बांट लीजिए, इसमें कई कवर तो नहीं, आप ठीक है। रंजन मिश्र नहीं है, बीच में बहुत से लोग नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा नाटक आकर का था। लेकिन ये 2-4 दिन में किताब पढ़ जाएगी। मुझे याद पड़ता है, मैंने देखा है। हाँ, हिमांशु जोशी जी आए थे, अमृतलाल नागर जी ने भी नाटक देखा था, और उसके बाद कुमाऊनी नाटकों और कुमाऊनी उपन्यासों पर एक वक्तव्य भी उन्होंने रविंद्रालय में उस समय दिया था। और जो उत्तराखंड के बहुत पुराने कहानीकार रमन गोसाल गिरजाल पहाड़ी जी थे, पहाड़ी जी कहानियाँ लिखते थे लीलाचंद जोशी जी के साथ के समय में। पहाड़ी जी कैसे कैसे करते थे काम, इस पर नागर जी अपनी रॉ में बहुत कुछ उस दिन बोल गए थे मंच से। धन्यवाद आप सबका।